गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक बार फिर से मनोज आप सबके लिए एक बार फिर से इस खास शो जिसका नाम है जॉइन हैंड्स प्रेजेंट्स एक मुलाकात फरिश्तों के साथ में फिर से हाजिर हूँ। और ये हमारा 5वां एपिसोड है। और हमेशा की तरह जो रिवाज रहा है इस वर्चुअल शो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा फीडबैक लेता हूँ अपनी आवाज़ को लेकर, अपने विजुअल्स को लेकर। सो ऑडियंस जो इस वक्त हमसे जुड़ी हुई है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, वो मुझे देख पा रहे हैं ठीक से, तो प्लीज़ ज़रा कमेंट्स में बताएं ताकि हम इस शो की ठीक ठाक और बेहतर शुरुआत कर सकें। सो मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके कमेंट्स का। और ये क्योंकि काफ़ी वक्त का एक ब्रेक सा लग गया था और इस शो के इस एपिसोड तक आने में। सो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही आपको और भी नए नए और बेहतर एपिसोड्स देखने मिलेंगे इस शो के। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना जवाब बताइए। स्पेशली हमारी टीम जो कि काफ़ी मेहनत कर रही है जॉइन हैंड्स के हर काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, उनसे इनपुट चाहूँगा मैं कि इस वक्त जो लाइव हो रहा है क्या आप उसे सुन पा रहे हैं। तो चलिए, हमारे पहले व्यूअर आ चुके हैं एंड आई एम श्योर ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट मैं इस शो की शुरुआत कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा आप तक मेरी आवाज़ मेरी दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं कि हमारे व्यूअर्स हमें एक छोटा सा फीडबैक दे दें कि वो मुझे सुन पा रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक आई हैव टू रीस्टार्ट दिस अगेन, ताकि हमें कोई टेक्निकल एरर ना झेलनी पड़े, जैसा कि अक्सर हो जाता है ड्यूरिंग द लाइव शो। सो लेट मी ट्राई वंस मोर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए हमें कि ओके, सो वी आर गेटिंग सम थम्स अप। और सो इन थम्स का मतलब है कि हम देखिए ठीक ठाक जा रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट येस वी कैन हियर यू। चलिए, सो ये कमेंट आ चुका है और ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये था ग्रीन सिग्नल, सो दैट वी कैन स्टार्ट। और एक बार फिर से मैं मनोज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैंने इस खास शो में जिसका नाम है जॉइन हैंड्स प्रेजेंट्स एक मुलाकात फरिश्तों के साथ। और ये हमारे शो का 5वां एपिसोड है। पहले 4 एपिसोड काफ़ी हिट रहे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे हमारे उन 4 सोशल एक्टिविस्ट के बारे में। और आज भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी ही एक ख़ास, बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी से, जो कि कुछ ऐसा कर रही है जो आपको बहुत सोचने पर मजबूर करता है या कुछ करने पर मजबूर करता है। जी हाँ, उनका नाम है नीलम तेली जी। दोस्तों, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की घटना है। वाइल गोइंग थ्रू सम वीडियोज़, कुछ यूट्यूब, कुछ फेसबुक के अपडेट्स देखते वक्त मेरी नज़र एक ख़बर पर पड़ी, जहाँ पर एक महिला कुछ हैरान, कुछ परेशान थी। उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने मुझे भी, या जिस किसी ने भी उस वीडियो को देखा, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। उस वीडियो में था क्या, उस बारे में बात करते हैं और बात करेंगे उनसे जिनके बारे में वो वीडियो था। जी हाँ, कुछ ऐसा था कि एक ऐसी महिला जो बेसहारा या स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों के लिए अपने बिज़ी स्केड्यूल में से कीमती वक्त निकालकर उन्हें पढ़ाया करती थी।
जून 2019 की बरसात में किसी सिरफिरे ने, किसी असामाजिक तत्व ने कहिए, उनका वो छोटा सा लेकिन प्यारा सा स्कूल तहस नहस कर दिया था, उसे बिगाड़ दिया था, वहाँ की चीज़ें फेंक दी थी, वहाँ की चीज़ें तोड़ फोड़ दी थी। और इस घटना की जानकारी हम सबको मिली। हम सब सारे लोकल मीडिया में ये काफ़ी बात फैली, और फैलते फैलते ये बात पहुंची मशहूर कलाकार रणदीप हुड्डा तक। वो खुद आए और उन्होंने उस महिला की मदद की। हालांकि वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अब मैं आपका तारुफ उनसे कराने जा रहा हूँ जो हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान, आज की एक मुलाकात। इस इंटरव्यू में थोड़ी बहुत टेक्निकल एरर्स आ सकती हैं, आप सब उन्हें नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन नज़र रखिएगा जी इस पूरी चर्चा पर। सो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान नीलम तेली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हो सर जी। गुड इवनिंग। तो मैम, आपसे मैं विनती करूंगा कि थोड़ा अपने फोन को ठीक कर लीजिए, हम लोग आपको पूरे तरीके से देखना चाहते हैं, आपके मुस्कुराते चेहरे को। जी, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और मैं हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें अभी इस वक्त हमारे फ्रेम में, हमारे ऑडियो वीडियो में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि हम दोनों ही नए हैं। जैसे नीलम जी, आप सुबह एक चर्चा कर रहे थे कि ये चीजें आपके लिए नई है ना? जी। बिल्कुल। सो मेरे लिए हेलो। भी ये नई ही है मैम। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये टेक्निकल जो चीजें हैं, इससे बेहतर जिस चीज में आप बहुत तेज हैं, जिस चीज में आप माहिर हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। और आज आपके इस छोटे से टेक्निकल मामले को हम लोग छोड़ देते हैं, बात करेंगे आपकी। तो मैं मनोज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ जॉइन हैंड्स प्रेजेंट्स एक मुलाकात फरिश्तों के साथ में। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना वक्त निकाला। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपको, मैं पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत बिजी हैं। और बिजी भी क्या कहूँ मैं, कि बिजी हैं आप दूसरों के काम में, दूसरों की मदद करने में। तो मुझे खुशी है कि आपने हमारे लिए भी अपना वक्त निकाला। तो नीलम जी, इस इंटरव्यू की शुरुआत, या यूं कहिए कि इस बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहूंगा आपकी अपनी संस्था से, जिसे हम लोग शांति सेवा फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। शुरुआत शांति सेवा फाउंडेशन से, कि कब आपको ये लगा कि एक ऐसी संस्था की शुरुआत की चाहिए जो लोगों की जिंदगी बदले? सच बोलो तो मैं काफी टाइम से सेवाएं कर रही थी। समाज सेवा एक बोले तो मैं कोई प्रॉपरली ऐसे नहीं कर रही, पर मुझे मन होता था, कभी होता था कि दिल में एक रहता था कि किसी के लिए कुछ करना चाहिए। बस यही एक मन की भावना से मैं आगे बढ़ती गई और काफी ऐसे काम भी करती गई जो मुझे भी पता नहीं कि कैसे कर रही हूँ। और ऐसे में काफी चीजों की फिर बाद में मुझे लगा कि एक फाउंडेशन के नेजा हेठेड हम काम करते हैं, जिसके अंडर में तो काफी जो दिक्कतें आती है वो सॉल्व हो सकती है। और ये सबसे ज्यादा मुझे एक हादसे के बाद मुझे ऐसा हुआ कि अभी इसका संस्था का विधिवत स्थापन होना चाहिए। तो बस ऐसे ही नाम मेरे काफी 2-3 नाम पहले मैंने लिए, लेकिन मेरे मन से सुकून नहीं हो रहा था वो नाम मुझे, कि मैं जो काम करना चाहती हूँ उसमें कुछ ऐसा नाम चाहिए। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे नाम आया, शांति सेवा। मतलब कोई भी काम करो एकदम शांति से, बिना ये करे करो कि जिससे कुछ अपने को, मन को भी शांति मिले। इस हिसाब से नाम हो गया शांति सेवा फाउंडेशन। तो चलिए, ऐसी सेवा जिसमें मन को शांति मिले, और फाउंडेशन जो कि एक कानूनी पहचान बनी आपकी आपकी संस्था की। ये जरूरी इसलिए था ताकि आप हर चीज को, हर काम को बेहतर तरीके से कर पाए। तो ये अच्छी बात है कि आपने एक इतना बढ़िया नाम सोचा। नाम के बारे में तो हमने जान लिया, अब जरा सा काम के बारे में जानेंगे
कि आपकी ये संस्था शांति सेवा फाउंडेशन बेसिकली किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड्स में काम करती हैं? हमारी ये जो संस्था है, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे कई जो अ, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान, आने वाले डॉगी, स्ट्रीट डॉगी, आवारा पशुओं, घायल पशुओं, ऐसे लोगों के लिए काम करती है। साथ में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे केरल में आया था, बाढ़ आया था, ऐसे फिर कोरोना में जो मुसीबतें आई, वो सब मुसीबतों के वक्त भी हमारी संस्था ये काम में हमेशा आगे रहने का प्रयास कर रही है और करती भी है। हम साथ में कोशिश करते हैं कि हमारे से भी जितनी भी जहाँ पे समाज में मुसीबतें आए, तो हमारे सामने वो प्रश्न आए कि भाई ये मुसीबत आई है तो इनको कैसे करें, और हम वो सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। शायद 100% हो नहीं पाता कोई चीजें कभी कभी, जी पर हम उसमें जी। प्रयास तो करते ही है कि ये काम होना ही चाहिए वैसे। और ऐसे काफी देखिए नीलम जैसे जी, काम मैं है आपको, रोड पे भी। हाँ बोलिए। जी जी कि प्लीज अपनी काफी बात पूरी रोड पे कीजिए। भी ऐसे जो ओल्ड लोग रहते, जिनको घर से निकाल देते, कभी संभालते नहीं है, तो उनको भी हम मदद करने की कोशिश की है। और ऐसे 2-3 किस्से मेरी लाइफ में ऐसे हुआ है जो लोगों के लिए मुझे बहुत ही ये हुआ था कि ऐसे कैसे रहते कि जैसे माँ बाप उनको जमते नहीं है, घर पे रखने का नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए भी काम करने की हमने कोशिश की है ऐसे। और काफी ऐसी चीजें वैसे रहती है समाज को जरूरत, तो वो करते जाइए बस। पर वैसे मेन मुद्दा मेरा एजुकेशन है, मेन मुद्दा एजुकेशन है। क्या बात, यस। वैसे एक बात तो मैं आपकी मानूंगा नीलम जी, और उसी आपकी, आपने जो चीजें बताई उसमें से ही कुछ बात मैं उठाना चाहूंगा कि जिनको माँ बाप जमते नहीं हैं, ऐसे लोग किसी को नहीं जमते हैं। आप ही की बात मैं अगर कहूँ, और माँ बाप का जमना, माँ बाप के साथ जमना ना जमना, ये ये कोई मेरे हिसाब से ये विषय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जैसे भी हैं वो यस। माँ बाप हैं। उन्होंने, यस। जाहिर सी बात है, हमारी जिंदगी का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और बात करें अगर आपके काम के बारे में, तो काफी लंबी लिस्ट बन जाएगी जो मैंने सुना आपको। और हालांकि आपने थोड़ा हाईलाइट किया कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में आप लोग ज्यादा मदद करते हैं लोगों की। और सच पूछिए तो ये दो फील्ड्स ही ऐसी है जिनमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आम आदमी या यूं कहिए गरीब आदमी इन दो चीजों से ज्यादा परेशान होता है। शायद वो रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर लेता है, लेकिन हेल्थ और यस। बच्चों की पढ़ाई में वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा परेशान हो नहीं जाता करता। है। जी। यस। यस। किसी भी घर में अगर बच्चों की हायर एजुकेशन कह लीजिए, या कई कई जगहों पर तो बेसिक एजुकेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो प्रॉब्लम। जी, अगर मैं मानूं कि एजुकेशन में आपने काफी इंटरेस्ट रखा और एजुकेशन में काफी चीजें आपने करी हैं, तो ये जब एक्टिविटीज आपने शुरू की थी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ऐसे बच्चों को जिनके लिए शायद कोई उतना इंटरेस्टेड ना हो कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें हर घंटे हमें टोकते रहते हैं कि आपने होमवर्क किया, आप आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें। और हम प्रिविलेज्ड लोगों को लगता है कि माँ बाप टोक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें शायद टोका भी नहीं जाता, शायद पूछा भी नहीं जाता कि क्या आपके पास किताबें हैं, क्या आपके पास पेन है, या क्या आपके पास बाकी चीजें हैं। और शायद ये भी नहीं पूछा जाता कि क्या आपके पास स्कूल है। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो जाती है कि जब बच्चे ऐसी चीजों से महरूम रह जाते हैं, उन्हें ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। और वहीं पर पिक्चर में आती है नीलम जी जैसी सोशल वर्कर। और नीलम जी, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इतना कुछ आपने किया, क्या इसको शुरू करते वक्त आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? जी। सही बात है। तो
क्या क्या मुश्किलें आई आपके सामने ये सब शुरू करने में? क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये देखिए, ये गलतफहमी हम सबको होती है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ और मेरी अपनी परेशानियां हैं, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाउ कैन आई डू समथिंग जो कि सोशल सर्विस है? ये आम बहाने हैं आम लोगों के, जो अपनी बिजी लाइफ का हवाला देते हैं, जो अपने बिजी स्केड्यूल का हवाला देते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स का हवाला देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास शायद रिसोर्सेज नहीं है कि हम कैसे किसी और की मदद करें। तो आप भी एक आम महिला हैं, आप भी एक परिवार चला रही हैं, आप भी जिम्मेदारियों से हैं। तो हमें ये जानना बड़ा ही दिलचस्प लगेगा हमें कि आपने कैसे अपनी चीजें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? प्लीज जरा अगर शुरू से शुरू करें तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी हमें। ऐसे तो देखा जाए तो मनोज जी, हर किसी इंसान के पास टाइम कभी है ही नहीं। एक पहली बात बोलो, कभी भी टाइम नहीं रहता है, और 24 घंटा भी कम पड़ता है। हाँ, बाकी चीजों के लिए लोगों को टाइम मिलता है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, कितना टाइम देंगे, हमारा घर है, परिवार है। हर कोई किसी को घर है, परिवार सब है, साथ में प्रोफेशन भी है, सब है। लेकिन इंसान चाहे तो थोड़ा वक्त तो कहीं पे भी निकाल सकते। हाँ, मैं मानती हूँ उसमें मुश्किल आती है, मेरे जैसी हर किसी को फ्रीडम नहीं मिलती, और मैं उस बात पे बहुत नसीब वाली हूँ कि मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फैमिली भी टाइम देता है, तो मैं कर पाती हूँ थोड़ी। जी। साथ में प्रोफेशन भी है मेरा, तो भी कभी कभी दुकान छोड़ना भी पड़ता है, कभी घर भी छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं, पर जी। मैनेज हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे करके मैनेज कर लेते हैं। और मुश्किलें बोले तो मुश्किलों में मुश्किलें क्या आती है, ज्यादा करके तुम्हारे घर पे लेट हो गया, ये हो गया, खाना पीना लेट बना। महिलाएं के लिए ये प्रॉब्लम कॉमन होता है, हर महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाओं को जी। घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मैं जब तक जी। जानती हूँ कि मैं खुद बाहर आई हूँ, मुझे पता है कि दिक्कतें कितनी आती है। ऐसे नहीं कि फैमिली अपने को ये नहीं करता, पर अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कभी आगे पीछे करके तो होता है। मुश्किलों में बोले तो ज्यादा करके मुश्किलें, ऐसी कोई मुझे मुश्किल नहीं आई कि मैं काम नहीं कर पाई। सच बताऊं तो जी। रियली इस जी। बाबत में बहुत नसीबदार हूँ। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जी। आई। मुश्किल आई तो कहाँ से आई, किसी ने अपने को हट किया, या तो थोड़ा बहुत जी। ये होता है। बाकी ऐसी मुश्किलें जी। मुझे नहीं है। हाँ, मैंने ये सोशल काम में मेरी रुकावट डालने की काफी लोगों ने कोशिश की है, वो वहां पे मुझे प्रॉब्लम्स आए। बाकी फैमिली से तो मैंने अच्छी तरह से मैनेज करके टाइम निकाल दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कभी लेट होता है, ऊपर नीचे होता है, पर बाकी सब अच्छा हो रहा है मेरे लिए, यही मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल नीलम जी, और ज़ाहिर सी बात है, फैमिली इज़ एवरीथिंग, और फैमिली का सपोर्ट ही इंसान को आगे जी। बढ़ाता है। और आपकी फैमिली भी आप ही की तरह की सोच रखती है, इसीलिए वो आपको ऐसे सामाजिक कामों में जाने के लिए छूट देती हैं आपको। अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ड्स में कहूँ तो आपको मौका देती हैं कि आप वो चीज़ें भी मैनेज करें, और कोऑपरेट करती हैं, साथ देती हैं आपका। तो नीलम जी, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने 2019 के उस इंसिडेंट का जिक्र किया। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी, वो फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मैंने वो न्यूज़ देखी थी। और वो थोड़ा परेशान करने वाला नज़ारा था। मतलब थोड़ी सी चिढ़ सी हो रही थी कि कोई मदद करने के लिए हाथ कम बढ़ाता है, बजाय मदद करने वाले के हाथ रोकने में। आई मीन, ये चीज़ें थोड़ा परेशान करती हैं। तो आई नो कि वो बेटर पार्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमसे साझा कीजिए वो घटना क्या हुई, और फिर कैसा रहा वो घटना जबकि का, मैं प्लीज बताइए। बात करूं मेरी स्कूल की शुरुआत की, स्कूल भी मैं सच्ची बोलूं, ये स्कूल है ना, मेरे प्लान से स्टार्ट नहीं हुआ था, पर ऊपर वाले ने एक काम मुझे दिया है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा ये काम के लिए मुझे उन्होंने चुना है। जबकि एक मेरा एक और काम है, जहाँ पे शादी ब्याह पार्टियां होती है, वहां पे खाना बचता है ना, वो खाना हम उठाते हैं और स्लम एरिया में बांट देते हैं पूरा, चाहे कोई भी टाइम हो।
कभी भी हो। ये काम करीबन हम 3 साल से कर ही रहे। तो ऐसे में ही ये काम खाना बांटने जा रही तो एक एरिया मिल गया मुझे, ऐसे रोड का एरिया। मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे भी काफी बस्ती, ठीक है मैं जाती हूँ। तो बोलो ना, वो एरिया में मैं पहली बार ही पैर रखा था उस काम के लिए। तो वहां पे काफी जी। बच्चे ये कर रहे थे, मजाक मस्ती मारपीट। तो उसमें मैंने उनको बोल दिया, आप क्या कर रहे हो ये सब, आप लड़ाई झगड़ा बंद करो, कुछ पढ़ने का काम करो, ये करो। तभी उनके माँ बाप आए कि हम रोड पे रहते हैं, गटर पे रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं, हमारी झोपड़ी आज इधर है कल इधर है, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारे बच्चे को कौन पढ़ाए। तो मैंने एक ही वर्ड बोल दिया कि मैं पढ़ा लूंगी ये बच्चों को। बस यही वर्ड से मेरी ये शुरुआत हुई। और इसको मैंने सोचा कि इसको चालू कर दे अभी। बस वो हफ्ते भर में मैंने चालू कर दिया। पर जब चालू करने जा रही थी तो काफी लोगों ने मुझे परेशान किया था वो टाइम पे, कि आप यहाँ पे स्कूल चालू करोगे, बच्चों को ऐसे पढ़ाओगे तो यहाँ गंदगी बढ़ाओगे, झोपड़पट्टी को आप बढ़ावा देते हो, यहाँ पे चोरी उचक्की होती है, नशा करते, ऐसे करते। मैं बोली इसमें इन बच्चों की क्या गलती है, यहाँ सब कुछ होता है मैं मानती हूँ, चलो होता भी होगा नहीं होता होगा। फिर बोलते हैं यहाँ पे हमारे सोसाइटी के आगे सब गंदा होता है वो होता है। मैंने देखो ये सब तो आपको जब सोसाइटी बनी तो आपके प्रभाग के एरिया नगर से इनसे आप बात कर सकते हो, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो इन बच्चों को रोड पे देखा तो मेरे मन में आया कि बच्चे पढ़ने चाहिए। कि जब तक, मेरा मानना है, जब तक शिक्षण या एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे करके काफी मुश्किलें आई मैंने, और मैंने चालू कर दिया। करीबन आज मुझे स्कूल चालू किए 4 साल हो गए, 4 साल ऊपर हो गए वहां पे। फिर उसमें ही मुझे लगता है किसी को मेरा एक काम पसंद नहीं आया होगा, या वहां के कोई असामाजिक तत्व भी हो सकते। मैं किसी का नाम या इल्जाम लगा के बात नहीं कर, पर ये हो सकता है। तो मुझे कन्नड़गत किया, मेरा पूरा सामान फेंक दिया 3 दिन बारिश में। एक दिन तो हम गए तभी सब सामान बराबर। और हमारा पढ़ाने का काम रोड पे गटर पे था, हम गटर पे बैठ के पढ़ाते थे, और वहां एक झोपड़ा जैसा बांध के उसमें सामान रखते थे। और जहाँ पे वो गटर की बड़ी पाइप रहती है, वो पाइपलाइन में हमारा सामान रखते थे हम लोग घर जाते टाइम। तो काफी टाइम से नहीं है, पर एक दिन ये हादसा हो गया, तभी मुझे बहुत ही दिक्कत है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुखद दिन है। मैं बोलूँ उनका वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कि लोग अच्छे काम को क्यों सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करो तो मत करो, मेरा कहना ऐसा है। पर किसी को कन्नड़गत मत करो, किसी को सताओ मत, ये मेरा। और वो देख के मुझे बहुत ही, मैंने मदद के लिए बहुत लोगों को ये किया, कॉल किया, पर जल्दी कोई आया नहीं था। बाद में बीएमसी से थोड़ी सपोर्ट मिली। खंडेलवाल जी को मैंने फोन किया तो उन्होंने बीएमसी वाले को भेज दिया सामान निकालने के लिए। मैं और मेरे टीचर ने मिलके वो सामान निकाला। वहां के बच्चों ने आए कि मिस हमारा सामान देखो, ऐसे फेंक दिया वो दिया, हम सब ने मिलके निकाला। पर मैं इतनी रो पड़ी कि मैं पूरा वीडियो लाइव आई और रोते रोते मेरी बात सबको बता दी। और रियल में बोल रही मनोज जी, वो रोना रियल, आज तक मैं कभी वो ऐसा नहीं रोई जिस दिन उस दिन ऐसा रोई थी मैं। और उसके बाद वो वीडियो मेरा काफी लाइव हुआ। तो वो वीडियो मेरा हमारे एक अच्छे सज्जन समाज सेवक और हमारे देश के बहुत बड़े अभिनेता बॉलीवुड के रणदीप हुडा जी के हाथ में आ गया। और उन्होंने मेरी इंक्वायरी की कि ये कौन है, ये लेडी इतना रो रही है। बाद में मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी तेरी कोई इंक्वायरी मांग रहा है एफबी पे, बहुत से जगह पे, तो क्या करूं मैं, मुझे आइडिया नहीं कौन है। तो उसने देखा तो बोलते हैं उनकी सेक्रेटरी आपके लिए इंक्वायरी कर रही है। फिर नंबर दिया मेरी बेटी ने और हमारी उनसे बात हुई। और रियली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा दिन, जिस दिन वो हमारे यहाँ आए, बच्चों को सारी ऐसी भेंट सौगातें देखे गए और आशीर्वाद दिया, वही सबसे बड़ा अच्छा दिन रहा हमारे लिए। यही मेरी क्या बात स्टोरी है, स्कूल की स्टोरी। नीलम जी, मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक फोटो देखी थी जिसमें वो आपको गले लगाए हुए थे। वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल नजारा था वो। इसलिए नहीं कि वो एक सेलिब्रिटी है, इसलिए नहीं कि वो एक हीरो है, इसलिए कि उन्होंने आपके मकसद को समझा। एक सेलिब्रिटी होते हुए, एक
एक बिजी पर्सनालिटी होते हुए वो उन्होंने वक्त निकाला, वो आए और उन्होंने, और बदले में शायद वो भी बस ये खुशियां ही चाह रहे थे कि क्योंकि आप उन बच्चों की यस इतनी मदद कर रही थी और उन्होंने भी खुशी बांटी आपके साथ। तो दैट वाज, तो यस सच में हम सब के लिए, देखिए मैं जो कि मैं भी उसी लोकेलिटी का एक सिटीजन रहा हूँ और कहीं दूर बैठा मैं भी ये देख के खुश हो रहा था। शायद मैं नीलम तेली जी को नहीं जानता था, शायद मैं नीलम तेली जी को पर्सनली कभी नहीं मिला था, लेकिन ये जो खुशी का मौका था ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको आज भी उसके लिए बधाई देता हूँ कि आप ऐसे मौके और बच्चों के लिए पैदा करें जिसमें वो पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं कुछ, बजाय रास्ता भटकने के, बजाय कुछ गलत करने के, या बजाय अनपढ़ रह जाने के। और हमारी उसमें काफी कोशिश रही है कि मैं चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर तो मेरी एक शुरुआत है। मैं चाहती हूँ अपने इंडिया में ऐसी स्कूलें बने कि जहाँ पे ऐसे बच्चे एजुकेशन के बिना ना रहे, और टोटली मैं एक ऐसी फ्री स्कूल बनाना चाहती हूँ और सबको एक दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे भी पढ़ सकते। और मैं बोलूँ ऐसा नहीं, बोलते हैं ना अपने के कादों में भी कमल खिल जाता है, ऐसे ये बच्चे जी। हैं। काफी मैंने उनको इम्प्रूव देखा है जब मैं बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था और आज है बच्चे। मैंने शुरुआत की तभी हमारी टीम ने, तभी 12 बच्चे थे, आज 70 बच्चे हमारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। 70 बच्चे जो हम टोटली फ्री एजुकेशन कराते हैं। और जैसे हर अपने फेस्टिवल आते हैं अपने हिंदुस्तान के, सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कराते हैं, सारे प्रोग्राम करते हैं, कई ऐसे फंक्शन भी करते हैं। साथ में हम बच्चों का मेडिकल चेकअप से लेके बहुत सी चीजें करते हैं कि जिनसे वंचित रह गए बच्चे, तो उनको ये वंचितता ना भुगतनी पड़े और इनको भी ये सब चीजें मिले जो हमारे बच्चों को भी मिलता है। वैसा हम लोग कोशिश पूरी करें। अभी हमारे एक दो सज्जन ने हमको स्कूल ड्रेस भी गिफ्ट किया। मैंने स्कूल ड्रेस की मांग रखी एक लोगों के सामने कि मैं चाहती हूँ बच्चों को ऐसा एहसास हो कि हम भी स्कूल जा रहे हैं, तो उनको एक ऐसा स्कूल ड्रेस मिलना चाहिए। तो वो भी भगवान की दया से मिल भी गया एक दो सज्जनों की वजह से, वो हमारी कामना भी पूरी हो। और आज हमने जब 26 तारीख का प्रोग्राम किया, 26 तो पहली बार बच्चे स्कूल ड्रेस में एकदम अलग प्राउड फील हुआ, उनको भी और हमको भी। और उनको वो स्कूल ड्रेस पहनने की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे छोड़ दिए, वो बच्चे भी अभी चालू किया कि मैम हम भी स्कूल में पढ़ना चाहते। तो आज करीबन हमारी ये 90 के आसपास स्टूडेंट पहुंच जाएंगे हमारे, ऐसी है। हाँ, हाँ। तो मैम, अगर और मैं हम आपसे कोशिश। मैं आपसे मैं अगर आपसे कहूं हम्म, कि मैंने 26 जनवरी के आपके कार्यक्रम की फोटोज देखी थी और मुझे इतनी खुशी हुई वो नीले रंग की ड्रेस पहने देखे बच्चों को, इतना मुझे अच्छा लगा, इतना यस इतना प्राउड फील हुआ आप पर, बच्चों पर, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और आप ही की कही बात को मैं जरा सा अलग ट्रैक पर लेकर जाना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि अभी बीते 60 सेकंड में, बीते 2 मिनट में, 1-2 मिनट में मैम ने जो बात कही वो आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि आज आप उनके लिए फिक्रमंद हैं, तो वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं उन्हें जो मिल रही हैं जो कई बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उन्हें डरा सके, आप उन पर दबाव बना सके, ये इसलिए कि वो ये सीखे, ये जाने और आगे चलकर वो भी ऐसे बच्चों की मदद करें जो ये सुविधाएं नहीं जिन्हें मिल पा रही हैं, और खुद उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उसका महत्व समझे, उसका उसकी कीमत समझे। हम सब के साथ ऐसा हुआ है, हम सब कभी ना कभी बच्चे रहे हैं, हमारे हम सबके माँ बाप ने कई बार हमसे ये बातें कही है, लेकिन बचपन में शायद वो बातें ना समझ में आए, लेकिन ऐसी बातें जो कि जैसे नीलम जी ने कही, जैसी नीलम जी खुद हैं, ऐसे लोग हम बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा बनते हैं। और ये जिंदगी की असलियत बच्चों तक पहुंचती है इन घटनाओं से, ऐसे समाज सेवकों से। तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इंटरव्यू को शेयर कीजिए,
और बच्चों तक ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें पहुंचाइए। तो नीलम जी, ये तो हुई आपकी जो जर्नी की शुरुआत कही, उतार चढ़ाव कही। तो शांति सेवा फाउंडेशन ने उसके बाद ये जो स्कूल खोला है, इस स्कूल का जरा मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा ताकि हमारी ऑडियंस जाने। हमारी स्कूल का नाम रखा है श्रेष्ठतम स्ट्रीट स्कूल। भले वो रोड पे पड़े पर सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, यही मेरा वाह। कहना है। हम लोग का मानना है भले रोड पे बच्चे रहे, रोड पे पड़े, गटर पे पड़े, पर श्रेष्ठ पड़े। श्रेष्ठ मतलब सबसे 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 उत्तम। जो सबसे बिल्कुल उत्तम होता है बिल्कुल उसको बिल्कुल। श्रेष्ठ बोलते हैं। इसलिए हमने स्कूल का नाम वाह। श्रेष्ठतम दिया हमने, कि यानी कि एक आपके प्राउड स्कूल फील के, होता है जो वर्ड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्राउड ही नहीं, आपकी हाँ। आपका जो काम है, आपका जो तौर तरीका है, उससे बच्चों को वो ज्ञान मिलेगा जो उनके लिए जरूरी है, जो उनकी जिंदगी को एक सही रास्ते पर ले जाएगा, उनकी जिंदगी की गाड़ी को सही राह पर ले जाएगा, जहां वो अपना अच्छा बुरा समझेंगे, सही गलत का फर्क हम्म। समझते हैं। ज्ञान से, एजुकेशन से वो जरूरी चीजें उन्हें और एक मिलेंगी। बात तो बताना चाहती हूँ, हाँ, मनोज जी, इसमें से हमने 35 बच्चों को स्कूल एडमिशन दिलाया। मैं हमने वाह। 35 बच्चों को स्कूल एडमिशन दिलाया, उसको 2 साल हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास बेटियां पढ़ रही है, सबसे ज्यादा बेटियां हैं। मेरे आज 70 बच्चों में से 60% तो बेटियां ही पढ़ रही है। और मैं चाहती हूँ ये बेटियों को इस तरह से बनाऊं, कल उठ के समाज में, वो अपने समाज में जाए, शादी करे या कहीं पे भी जाए, पर अपने पैरों पे खुद खड़े रहे। और उसको उनको आत्मनिर्भर बनाने की हमारी कोशिश, प्रयास चालू है कि बच्चे कहीं पे भी जाए तो उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आए। हम गाइडेंस तो कहीं से भी आशीर्वाद गाइडेंस देते रहे, लेकिन आगे जाके सबको बिछड़ना तो है ही, कहीं ना कहीं जी। तो हम चाहते हैं कि इनको ऐसे जीवन मिले कि वो अपने पैरों पे खुद आके खड़े रहे और अपना काम करे। यही हमारी कोशिश चालू है। आत्मनिर्भर जो प्रोजेक्ट मोदी जी का है, वो हम उनको क्या बात। आगे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं हमारी ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा नीलम जी, की देखिए, आज भी जहां हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, मॉडर्न इंडिया हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, आज भी कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि शायद उसकी शादी, उसका रिश्ता बेहतर जगह हो। ये सोच कितनी यस। गलत है और कितनी अधूरी है, ये आपकी बात से साबित होती है कि बेटियों को सिर्फ इसलिए ना पढ़ाएं कि वो किसी अच्छे घर जाएं या किसी अच्छे, कोई अच्छा रिश्ता मिले। जाहिर सी बात है, एक अच्छा रिश्ता मिलना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसकी शर्त ये ना बने कि वो बेटी सिर्फ उस रिश्ते तक ही वो अपनी पढ़ाई तो बन पूरी के करे, रह अपनी जाए। पढ़ाई की बात। जी। और बेहतर हो कि आपकी बेटी, आपकी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाए। और ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल अपने परिवार का भी वैसे ही ध्यान रखे जैसे आप रख रहे हैं, और एक ज़िम्मेदार माँ बने, एक ज़िम्मेदार पत्नी बने। और इन सब का आधार जो है वो शिक्षा ही है। तो बेटियों की शिक्षा में कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, ये नीलम जी खुद यहाँ पर कह रही हैं और उनके स्कूल की भी बात कह रहे हैं। तो 70 बच्चों की जिम्मेदारी लेना, और माफ कीजिए अब वो 90 हो चुके हैं, 90 बच्चों की जिम्मेदारी लेना, उनका स्कूल, उनकी चीजें, ये बड़ा मुश्किल रहता होगा मैम, अगर मैं कहूँ कि देखिए, स्कूल्स की बात अगर हम करें तो ये एक सिस्टम से चलता है जहां पर होमवर्क होता है, वहां पर टीचर्स होते हैं। तो ये अपने आप में एक मेगा बजट प्रोजेक्ट कहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बच्चों की पढ़ाई जो है ये वाकई काफी खर्चीली है। मतलब आज भी हम देखते हैं अपने स्कूलों में, आसपास के स्कूलों में, तो ये जेब पर सबसे ज्यादा वार करने वाली चीज है ये, बच्चों की पढ़ाई। अब आप इन चीजों का फिनांस या बजट, या मैं कहूँ सबसे पहले तो काम है, जब मैंने चालू किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये अकेली हैंडल कर पाऊंगी, करूंगी कैसे करूंगी, नहीं। पर बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला कुछ देता है ना, तो पीछे पीछे उसका एक बोले ना कि अपने को सपोर्ट भी मिलता है।
मेरा एक काम जी देख के काफी लोग जुड़े, स्टार्टिंग से 4-5 टीचरें आई, आए गए चले गए, ये भी रहता है। पर आज ये सब जो काम हुआ है ना, मेरी अकेली का नहीं है, पूरी टीम वर्क का है। जो हमारी टीचर है, इन बच्चों को टाइम दे रहे, और वो लोग तो इसमें ऐसे कभी सोशल में आए नहीं थे, पर एक स्कूल का काम के लिए मेरे 2-3 टीचर ऐसे जो सामने से आए कि मैम हम भी पढ़ाना चाहते हैं ऐसे बच्चों को, तो क्या करें। मैं ली जुड़ जाओ इसमें। और काफी उन लोगों की वजह से ही ये स्कूल चली गई, इसमें मेरे अकेली का काम नहीं है। पूरा श्रेय मेरी टीम को, पूनम मिस, अक्षय सर, मेघना सेन, काफी ऐसे टीचर, शुभम सर, जो स्टूडेंट भी रहे, कोई उसमें प्रोफेशनल भी है, कोई इसमें हाउसवाइफ भी है, ऐसे है, मानसी मिस, ऐसे कई टीचर, प्रीति मिस, काफी लोगों ने जुड़ के मुझे सपोर्ट किया हम लोग को, तो उसकी वजह से आज स्कूल का यहाँ तक पहुंच पाए हम लोग तो एक्चुअली। नीलम जी और आपने तो काफी आप मैंने बोल रहे, जी जी प्लीज प्लीज आप बोलिए। आप बोल रहे हैं स्कूल चलाना इतना आसान चीज नहीं है, बहुत दिक्कतें आती है। मैंने जब ये बच्चों को स्कूल रखा, तो उनको, वो बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जा रहे थे कि ये जो मजदूरों के फैमिली रहते, आज यहाँ कल वहां वहां, ऐसा होता है। और दूसरी बात, इनके घर पे 4-4 5-5 बच्चे रहते, तो दो माँ बाप काम पे जाएंगे तो छोटे बच्चों को कौन रखेगा। तो इसके लिए वो लोग बड़े बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, पर मैंने उनको, हम लोग ने भेजने की जिम्मेदारी ली। साथ में उनका ट्रैवल का भी हमने स्टार्ट किया कि ये बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं आए, कुछ नहीं है, तो हमने ऑटो का भी बंदोबस्त कर दिया उनको लेने छोड़ने के लिए स्कूल में से, जी कि काफी टाइम वाह। पे वो घर पे पहुंच पाए, आ पाए। तो वो भी बंदोबस्त हमने कर दिया, तो बच्चे आराम से स्कूल जा पाए। और एक्सपेंस तो स्कूल का चलता ही रहता है। काफी संस्थाओं ने हमको मदद भी की है, बच्चों को सामान दिया है, कई लोगों ने मिलजुल के। कई ऐसे जो फैमिली, उनका बर्थडे रहता है, कुछ भी रहता है, ताकि बच्चों को सामान भी दे के जाते हैं। और थोड़ा बहुत तो बेयर करना ही पड़ेगा। जब हमने स्टार्ट किया बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों के लिए नहीं किया था, हमारे लिए किया था, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। और हम कर भी कर रहे हैं कोशिश, हमारी संस्था उसमें कर रही है। ऊपर नीचे कभी हो जाता है, काफी चीजें आगे पीछे, पर हो रहा है ऐसा। नीलम जी मैं आपकी बातों को जरा रोक रहा हूँ और अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि ये जो हम्म। आपके शब्द हैं, ये जो लड़खड़ाते हुए शब्द हैं, वो बता रहे हैं कि ये वाकई आसान नहीं है। ये वाकई आसान नहीं है। जो उस आपकी बातों में वो पेन दिख रहा है कि ये कितना मुश्किल रहता है आपके लिए मैनेज करना। और मैं समझ पा रहा हूँ कि बैक ऑफ द माइंड आपके सामने वो नज़ारे आ रहे हैं कि बुक्स मैनेज करनी है या टीचर्स की चीज़ें, एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, या जो भी एक्सपेंसेस आपके सामने होंगे वो मैनेज करना सचमुच आसान नहीं होगा। तो नीलम जी ये बताइए कि जहाँ पर आपका स्कूल चल रहा है, अगर, क्योंकि आपने जिक्र किया उन लोगों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी हम्म। संस्थाएं हैं, काफी क्या कहते हैं, काफी लोग हैं जो अपनी खुशियों वाले मौके आपके साथ, आपके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर वो जो भी जिस जैसे भी उन बच्चों के लिए, चाहे कोई सामान हो, चाहे चाहे खुशियां हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, जिसमें कुछ पल के लिए वो खुश हो सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए कैसे आपसे संपर्क किया जाए? हालांकि हमारी ऐसी ऑडियंस, जी प्लीज ऐसी प्लीज प्लीज। एक्टिविटीज के लिए आपको संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर सबको ओके। तो 9820519136, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम हमको उनको बता सकते हैं, हमको जो चीज जरूर है वही हम बोलेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज हम रखते नहीं हमारे पास। जो जरूर क्या है बात। वही आए, एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं चाहिए, कि वहां के हमारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं है कि कहीं और रख दे और उसका दुरुपयोग हो, ऐसा हम नहीं चाहते वैसी चीजें। नहीं चाहते कि हैं। जो वेरी गुड। जरूरत है वो तो चीज पहुंच जाए, वही ज्यादा बेटर है। तो नीलम जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में देख सकते हैं, आई एम श्योर कि आपको इन कमेंट्स में आपको नीलम जी और उनकी संस्था की जानकारी मिल रही होगी कमेंट्स में, या अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, जिसमें आप देखिए लोकेशन के बारे में मैं बता दूं कि नीलम जी मीरा रोड और भाईंदर उनका लोकेशन है, जो नजदीकी लोकेशन है,
जहाँ पर आप पहुंचना चाहें। और अगर ऐसी कोई भी मदद, ऐसी कोई भी खुशी का मौका जो आप उनके या उनके बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, तो देखिए कमेंट्स में वो नंबर, उनकी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जा रहा है आपको। और प्लीज आप प्लीज ऐसी चीजों को सपोर्ट कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज को सपोर्ट कीजिए, चाहे जैसे आप कर सकते हो, बिल्कुल उनसे जुड़िए। और मैं सच बताऊं आपको तो जितना आप उन्हें खुशी देंगे, आई एम श्योर कि ये डबल की डील होगी, उससे दुगनी खुशी आप घर ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ओवर टू नीलम जी, हमारी गेस्ट। तो मैम सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इन सब चीजों को डिस्कस करके। अब जरा हम समाज सेवी नीलम तेली को एक तरफ करते हैं, और जो तीन बच्चों की मदर हैं नीलम तेली, उनकी बात करते हैं कि कैसे आप अपना घर, अपनी चीजें कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा 24 घंटे का वक्त सबके पास होता है, और शायद 24 घंटे शायद हम सबको कम लगते हैं, कम से कम 2-5 घंटे और दे देते ईश्वर तो हम ये काम कर लेते, वो काम कर लेते। तो आपके 24 घंटों का हिसाब किताब जरा बताइए। सच बोलूं तो मेरी सुबह कब होती है और रात कब होती है पता नहीं मुझे। मेरा लंच कब होता है, डिनर कब होता है, वो भी टाइमिंग नहीं है मेरे को। कोई भी टाइम नहीं है ऐसे। और मेरे बच्चे, आज मेरी बेटियां तो बड़ी हो गई है, उनकी शादी हो जी गई, दो बेटियों की। और अभी फिलहाल में मेरी छोटी बेटी मैत्री तेली जी। अभी सीए क्लियर किया, वो सीए बन गई। और मेरी बड़ी बेटी जो है, उसको भी एक बच्चा है छोटा सा, 1.5 साल वाह। का, जो मेरे पास जी। ही है, अभी फिलहाल आई हुई है तो घर पे वो। और मेरे जी दामाद है। अच्छा, और मेरा बेटा खुद बीएससी आईटी कर रहा है। और मेरे जी हस्बैंड जो मेरी हमारी शॉप भी साथ में, मेरा जो रिटेल शॉप है उसमें भी टाइम जी। देता है, और उनकी खुद की भी जॉब है, वो भी मैनेज करते थे, मैनेज हो जाता है। और सबसे ज्यादा मेरे मुझे इस कामों में सहयोग मिला है, तो मैं उसका श्रेय मेरी मदर इन लॉ को भी देती हूँ, जो आज वो वाह। इतनी एज में भी मेरा घर संभालने की कोशिश की है। और मेरे घर पे एक लड़की सालों से रह रही है, 28 ईयर्स की से, तो उसने भी जी मुझे मेरा घर संभाला, काफी घर का काम एडजस्ट किया, तो मैं कर पाई। तो बोले तो सबका साथ मिला है तभी ये हो रहा है। और टाइम तो देखो कितना भी निकालो निकलेगा नहीं। हम पूरी जिंदगी कितना भी कमाने के पीछे दौड़ेंगे, जमा करेंगे, तो वो कभी भी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। तो वो जी। तो जितना भी करो कम ही रहेगा। तो इसमें से थोड़ा समय ऐसा निकाल लिया तो वो ज्यादा बेटर है अपने लिए, कि जो मुझे सुकून तो मिलता है, मुझे कुछ फील होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और ये सब मुझे बोले तो महिलाओं से जो मदर टेरेसा जी मेरे हमेशा ये रहे, मैंने उनको काफी मैंने रिसर्च किया है उनकी बातें। और अभी सिंधु जी ताई सकपाल जी, जो इनकी जो स्टोरी मैं बोलूं, शायद आज तक मैंने जितनों की स्टोरी पढ़ी है उसमें मुझे सिंधु ताई सकपाल की स्टोरी खूब इफेक्ट कर गई है मेरी लाइफ में। वाह। सिंधु ताई सकपाल जी की स्टोरी, कि जी जी इन्होंने बिल्कुल। अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिला था उनको, कुछ भी नहीं। उनके पास एक चीज नहीं थी, खुद के वांदे थे, और आज वो इतने बच्चों की माँ बन गई। रियली आई सैल्यूट हर, आई ओह सैल्यूट हो हो। मेरी। और मैं उनको मिल वाह। भी चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ। पर हमारा परिचय ऐसे नहीं हुआ। एक प्रोग्राम में मैंने उनसे मिला था, उनका एक प्रोग्राम था, मैं स्पेशल गई थी उनके लिए, तभी मुझे उनके बारे में इतनी बातें पता नहीं था। पर उसके बाद मैंने काफी उनके इंटरव्यूज पढ़े, काफी चीजें उनकी देखी। तो रियली कि एक ऐसी लड़ी ये काम कर सकती है जिसके पास कुछ नहीं था, तो हमारे पास तो कुछ भी बहुत नहीं। कुछ भगवान ने दिया हुआ है। 4 टाइम का खाना खाते हैं, वो तो एक टाइम का भी उनके नसीब में खाना नहीं था। नसीब में तो नहीं वो था, स्टोरी राइट। मुझे ज्यादा इफेक्ट कर गई, इसलिए मुझे तो ज्यादा ये सब चीजों में तो इंटरेस्ट। देखिए नीलम और जी, उसमें मेरे जी आप और मेरी कहिए प्रेरणा, कहिए। मेरा मेरी प्रेरणा मेरे बड़े भाई और मेरी मॉम है, सबसे बड़े। वाह। कि हमारे घर पे काफी मुश्किल के सामानों में, मुश्किल की वक्त में, जब इसकी भी बहुत ही तकलीफ थी हम लोग को, तभी जी उन्होंने जिस जी तरह से घर को संभाल के हमको आगे लाया, और उनका वो एक नेचर भी मेरे ऊपर काफी छाप दे दिया उन्होंने, कि कुछ करना चाहिए। और मेरी मम्मी का और भाई का नेचर ही मेरे साथ है,
कि जिनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है मेरे। नीलम जी, मतलब मैं सच कहूँ अगर तो मुझे बहुत खुशी है। आपने जिन जिन के नाम गिनाए, मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता, सिंधुताई सतपाल, माफ कीजिए, पद्मश्री सिंधुताई सतपाल, जो कि हजारों बच्चों की माई है। जी, नहीं, ये मैंने ऐड किया अपनी तरफ से क्योंकि हाल ही में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जी। और ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हमारी ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अच्छा काम कभी भी जाया नहीं जाता। आप जिसके लिए कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, उससे तो वो डायरेक्ट उसका फायदा मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, और साथ ही साथ आप अपना एक अच्छा काम करके ऐसे कई लोगों को इंस्पायर करते हैं, कई लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो बातें बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सादगी से नीलम जी ने जिनके नाम गिनाए, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो बड़े नाम हो जो किसी वक्त में बड़ा नाम या बड़े बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने अपना काम किया, अपनी सेवाएं की अनवरत, लगातार, और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदली। तो उन्हें देखकर जाहिर सी बात है कि हमें भी प्रेरणा मिलती है। और उसी रास्ते पर, उसी अच्छाई की राह पर चलती नीलम तेली जी हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी है मैम कि आप इतने प्रैक्टिकल तरीके से आपने खुद को इंस्पायर किया और खुद को मोटिवेट किया ये अच्छा काम करने के लिए। तो नीलम जी, ये बताइए कि आपको, आपने कुछ नाम गिनाए, क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल अथॉरिटीज की तरफ से कभी मदद मिली? थोड़ा सा इस पर, क्योंकि ये नहीं। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ नीलम जी। जी, हालांकि आपने जवाब दे दिया, लेकिन इस सवाल के पीछे का बैकड्रॉप ये था नीलम जी कि कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमें लीगल या कानूनी अड़चनें भी आती हैं समाज सेवा करते वक्त या समाज के लिए कोई काम करते वक्त, जैसा कि आप कर रही हैं। तो लीगल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज से कैसा रिश्ता रहा आपके काम का और उनका? जरा इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखो, गवर्नमेंट से तो हमको आज तक कोई सहाय नहीं मिली, कभी भी। जी। जबकि मेरा जी। ये हादसा हुआ तो काफी नगर से सबको पता है, कई लोगों को पता था यहाँ, और काफी लोग जी। उसमें से मुझे जानते भी है। पर ऐसे कोई जी। लोग कभी आगे नहीं आए कि मैम आप एक काम कर रहे हो, आपको कोई जरूरत है, कभी भी नहीं आए। और मैं सच बात बोलूं, मैंने किसी से, हम लोग ने हाथ भी नहीं फैलाए, मैंने आज तक जी। नहीं फैलाए हाथ, कभी भी नहीं। पर सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं चाह मिला है हमको। दिक्कतें बहुत आई, हो भी रही है। बोले ना, एक सीमित साधनों में हम असीमित प्रयास कर रहे हैं काम का, असीमित बिल्कुल। प्रयास करें कि पैसों की वजह से कोई काम अटक ना जाए। और जी। अटकता है तो ऐसा नहीं अटकता, बाद में हम लोग करने की कोशिश करें। पर इसमें सबसे ज्यादा हमारे संस्था के जो सचिव है प्रकाश भाई शाह, उपाध्यक्ष है जी। राजेश पूनमिया जी, उन लोग का तनतोड़ प्रयास है आर्थिक सहाय को दूर करना। और वो सच्ची में बहुत ही बेजोड़ प्रयास कर रहे हैं, और खुद के उसमें से भी वो लोग प्रयास कर रहे। हम भी कितनी बार हमारी टीम मिलजुल के काम आर्थिक निकालने की कोशिश करके करते भी है और कर भी रहे हैं। पर वो सबसे ज्यादा सहाय हमारे यहाँ से करे। बाकी जो अपने को लोकल सहाय में हार्डली, जैसे कई ऐसे नाम है, जैसे नरेंद्र शर्मा जी, पवन शुक्ल, जब हमने कोरोना का काम किया था तो उन लोग ने हमने को आर्थिक सहाय की थी। पर आर्थिक सहाय ऐसी नहीं कि हमारी संस्था उस पर चल जाए, हमारी जी। संस्था उस पर चल जाए, ऐसी सहाय आज तक कहीं से भी नहीं मिली। हमने, सॉरी, आर्थिक सहाय नहीं, कोई ऐसी बात नहीं नहीं। मिली कि करे। पर गवर्नमेंट से या अपने नगर से यहाँ से कभी भी कोई जबकि हालांकि वो लोग मेरे प्रोग्रामों में आ से चुके हैं। आते हैं। पर राइट। कभी हमने कभी ये नहीं बोला कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। नेवर, नेवर, कभी भी नहीं। पर देखो, जब अपना काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो कोई रहा है। और तो आएगा आगे, भगवान काम नहीं अटकाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा।